हेलो एवरीवन। सभी को जय मां सरस्वती। चलो एक बार सभी लोग फटाक से बता दो सब लोग का क्या हाल चाल है, बढ़िया है कि नहीं, जल्दी से। तो उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करेंगे और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है समुच्चय। और आज हम लोग करेंगे इसका कंप्लीट वन शॉट, है ना। तो सभी लोग फटाफट आ जाओ जल्दी से, एकदम मुंह हाथ धो के बढ़िया से। देखो हम लोग कह सकते हैं कि क्लास 11th का पूरा मैथ कंप्लीट कर लिए हैं। अब लास्ट टाइम है तो हम करेंगे रिवीजन। तो सबको करना क्या है, सभी लोग पेन और कॉपी लेके बैठना, ठीक है। पूरा क्लास देखना, सोचना कि हमको बीच में उठना नहीं है, ठीक है। और हर एक चीज़ को तुम्हें नोट करना है, जो क्वेश्चन होगा उसको नोट करना है और जो होगा फॉर्मूला उसको नोट करना है। क्लियर। बाकी अगर कुछ होगा डेफिनेशन जो थोड़ा लॉन्ग होगा, जो बड़ा होगा, है ना, उसको छोड़ देना, उसको नोट मत करना। इसका पीडीएफ हम एप्लीकेशन पर दे देंगे जहाँ दिया जाता है ना। वहाँ पे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करके पूरा मतलब क्लास और उसका पीडीएफ रहेगा। तो वहाँ से पीडीएफ लेके अपना अच्छा से नोट्स बना लेना अगर चाहिए तो। और वैसे हम उम्मीद करेंगे कि सब लोग पढ़ चुके हो और सब लोग करेगा बढ़िया से प्रैक्टिस। केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो और लिखो फॉर्मूला, कि फॉर्मूला हमें याद हो जाए, है कि नहीं। बाकी पीडीएफ मिल जाएगा, उसको पढ़ के आराम से अगर कुछ छूटेगा तो नोट कर लेना। क्लियर है। तो फटाफट आ जाओ जल्दी से, कॉपी और पेन निकाल के, है ना। चलो देखो हम बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे आएंगे पॉइंट पे। सर जी सबसे पहली बात समुच्चय। समुच्चय क्या होता है, सबसे पहली बात समुच्चय क्या होता है कि नहीं। बाकी देखो इतने सारे पॉइंट है, सब लाइन से पढ़ेंगे हम लोग। सर समुच्चय क्या होता है, समुच्चय कैसे दिखाते हैं, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, उनको बेन आरेख से कैसे दिखाएंगे, डी मॉर्गन नियम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट नियम होता है, फिर समुच्चयों पर संक्रियाएं और कुछ व्यवहारिक प्रश्न करेंगे फटाफट, है ना। चलो आ जाओ। देखो तो सर जी सबसे पहली बात करेंगे समुच्चय क्या होता है ना। तो हम क्या कहते हैं, हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, यही पढ़े हैं ना कि सर जी वस्तुओं के, है ना, जो वस्तुएं होती हैं। अब वस्तु में हम लोग को क्या लेना है, नंबर। हमको तो नंबर ही लेना है मैथ में, है कि नहीं। तो क्या बोलते हैं, ऐसी वस्तुओं या पदों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिनमें कोई विशेष गुण होता है, ठीक है। उनमें एक विशेष गुण हो, मतलब किसी एक डेफिनेशन, है ना, किसी भी एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग एक बनाएंगे सेट, ठीक है। तो वही क्या कहलाएगा, समुच्चय। और इसमें भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित मतलब क्या हो, जो फिक्स हो, है ना, जो बदले ना। सुपरिभाषित मतलब कि सुनिश्चित, ठीक है। मतलब ऐसी वस्तुओं या पदों का संग्रह, ठीक है, जो सबके लिए समान हो, वो कहलाएगा समुच्चय। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। अगर हम बोले बताओ क्या बोला जाए, कक्षा 12 के अगर हम बोले बताओ कि कक्षा 11 के दो सबसे आसान विषय, ठीक है। तो अब सोचो अगर ये क्वेश्चन किसी से पूछे हम ना कि बताओ कक्षा 11 के दो सबसे आसान विषय कौन है ना। जैसे हमें तो हम बोलेंगे सर जी मतलब मेरे लिए तो मैथ और साइंस सबसे आसान है ना। जो मेरे लिए होगा दो विषय, क्या बोलेंगे हम, सर जी बोलेंगे मेरे लिए क्या है, मेरे लिए गणित और विज्ञान, ये दोनों बहुत आसान है मेरे लिए, है ना, है कि नहीं। लेकिन अगर और कोई होगा, अगर और कोई होगा तो उसके लिए दो विषय कुछ और हो सकता है। क्या हो सकता है सोचो। जो बच्चे लेते हैं बायो, वो क्या बोलेंगे, सर जी मेरे लिए तो, अगर हम बोलेंगे सर मेरे लिए तो मान लीजिए रसायन विज्ञान, है ना, रसायन, है ना, रसायन विज्ञान और दूसरा रसायन विज्ञान हो जाएगा एक, और एक सर जी एक हो जाएगा बायोलॉजी, जिसे बोलेंगे जीव विज्ञान।
हो जाएगा। और मान लो कोई 8 वाला होगा तब उसके लिए 2 विषय कौन होगा? देख रहे हो, मतलब सबके लिए अलग अलग आंसर आएगा। हो सकता है किसी किसी का समान भी हो जाए, एक भी हो जाए, लेकिन इस प्रश्न का जब आंसर पूछोगे ना तो हर एक इंसान का आंसर अलग अलग आएगा। मतलब जो ये 2 वस्तुओं का समुच्चय है, मतलब जो हम लिए ना 2 आसान विषय है ना, ये 2 आसान विषय का जो बनेगा, बोल सकते हो जो बनाएंगे, समुच्चय तो नहीं बोलेंगे, है कि नहीं, अगर इनका करेंगे संग्रह, है ना, 2 आसान विषय का अगर हम करेंगे संग्रह तो ये समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर जी ये 2 आसान विषय का संग्रह अलग अलग आदमियों के लिए अलग अलग आ रहा है, ये सबके लिए समान नहीं है। हम क्या बोले हैं? हम ऐसा बोले कि भैया वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को, ठीक है, सुपरिभाषित समूह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित मतलब कि सुनिश्चित, सुस्पष्ट, सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट, सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट, एकदम स्पष्ट, जिसमें कोई डाउट ना हो। इसमें क्या डाउट है? लग रहा है ना सर डाउट है? सर किसी के लिए गणित विज्ञान आसान है, किसी के लिए रसायन विज्ञान जीव विज्ञान आसान है, किसी के लिए सर जी भूगोल और इतिहास आसान होगा, है कि नहीं? तो ये क्या है सर जी? यहाँ पे 2 आसान विषयों का संग्रह समुच्चय नहीं है, सीधी बात, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे हम पूछ दे ऐसे कि बताओ 5 से कम, है ना, 5 से कम प्राकृतिक संख्या है, अगर हम पूछ दे बताओ 5 से कम प्राकृतिक संख्या है, तब क्या आंसर आएगा? 5 से कम प्राकृतिक संख्या है, तब आंसर क्या आएगा? तो इसके लिए सबका क्या आएगा सर जी? प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4। अब देखो तुम हमसे पूछोगे, मतलब जो था पढ़े होंगे, जो जानते होंगे उनकी बात कर रहे हैं, तो अगर कोई भी पढ़ा होगा तो बोलेगा सर जी कि 5 से कम प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 होती हैं। हमसे पूछो या किसी भी मैथ के टीचर से पूछो या किसी भी टीचर से पूछो जो जानते होंगे, या किसी भी स्टूडेंट से पूछो, सबका आंसर सेम आएगा, तो ये बदलेगा नहीं, है ना। तो मतलब 5 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय सुपरिभाषित है, सुनिश्चित है एवं सुस्पष्ट है, इसलिए 5 प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह समुच्चय कहलाएगा, ऐसे, है ना, जो बदले ना, बस बात खत्म। अब देखो ऐसे ही हमको सवाल पूछेगा, 1 नंबर में सवाल पूछेगा ऐसे कि बताओ इन दिए गए में कौन समुच्चय होगा कौन नहीं होगा। जैसे बोला है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 3 बल्लेबाजों का संग्रह, बताओ विश्व में 3 सबसे अच्छे बल्लेबाज कौन है? अगर हमको चुनना होगा, है ना, तो मेरे हिसाब से 3 बल्लेबाज कोई अलग 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 आएंगे। अगर किसी और से पूछोगे, खुद देखो कमेंट बॉक्स में अच्छे एक बार, अगर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जो लोग मैच देखते हैं, है ना, 3 सबसे बेस्ट बल्लेबाज तुम किसे मानते हो? लिख के दिखा दो फटाक से। देखोगे कि लगभग हर एक आदमी का अलग अलग ग्रुप बनेगा 3 बल्लेबाज का। कोई बोलेगा मेरा तो रोहित शर्मा, विराट कोहली और MS धोनी है ना, हम इंडियन हैं और क्या। और कोई होगा तो बोलेगा मेरा AB डिविलियर्स, है ना, मैक्सवेल, क्रिस गेल है। तो सबका अलग अलग होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये बोलोगे ना, ये सुपरिभाषित नहीं है ना, बोलोगे विश्व के, ऐसे लिखना है, देखो लिखोगे क्या, ऐसे लिखोगे, बोलोगे विश्व के सर्वश्रेष्ठ 3 बल्लेबाजों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, ऐसे बोलोगे, सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है ना, सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए बोलोगे इसलिए या अतः
अतः यह समुच्चय नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। ऐसे हम लिखेंगे रीजन बता के। बोलो बात समझ में आई सबको कि नहीं? ऐसे बस बात खत्म। अब देखो लिखा है ना 10 से कम प्राकृतिक संख्या है, बताओ ये होगा कि नहीं? लिखा है 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या है। तुमको पता है सर जी 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या कौन कौन हो जाएंगी? सर जी वो हो जाएंगे क्या? 1, 3, 5, 7, 9, ये होगा ना 5 ठो। बोलोगे सर जी 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9 है जो कि सुपरिभाषित है। क्या बोलोगे? जो कि सुपरिभाषित है। अब देखो सुपरिभाषित का मतलब क्या कि जो एकदम फिक्स है ना? बोलेंगे जो कि सर जी सुपरिभाषित है। अतः यह क्या है? अतः यह समुच्चय है। बस ऐसे हमको पहचानना है। पहचान लोगे सब लोग? लग रहा है और कुछ कठिन काम नहीं है, बस ये पहचानना है कि कौन समुच्चय है कौन नहीं है। बोलोगे सर जी वो संग्रह है ना, वस्तुओं या पदों का वो संग्रह जो सबके लिए समान होगा वो समुच्चय कहलाएगा, और वस्तुओं या पदों का वो संग्रह जो सबके लिए समान न हो, सबके लिए अलग अलग बने, वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। सीधी बात। ठीक, चलो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। आ जाओ बता दो थोड़ा सा। ये पूछा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ये समुच्चय है कि नहीं? तो अगर हम बात करेंगे सर जी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर में ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 तो होता है जो सबके लिए सेम है। मतलब जो भी पढ़े होंगे उन सबके लिए समान है। अंग्रेजी वर्णमाला के ये 5 स्वर सबके लिए सेम है जो कि सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित का मतलब सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट, जो एकदम फिक्स है, सबके लिए फिक्स है, बदलेंगे नहीं कभी। मेरे लिए भी ए, ई, आई, ओ, यू होंगे, तुम्हारे लिए भी क्या होंगे? ए, ई, आई, ओ, यू होंगे सबके लिए। तो इसका मतलब क्या है? ये सुपरिभाषित है ना एवं सुस्पष्ट है। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? चलो एक लास्ट बता दो, ये वाला, ये बताओ ये समुच्चय है कि नहीं? भारत की नदियां, सोचो अगर तुम किसी से पूछोगे बताओ भारत की नदियां कौन है, भारत की नदियां कौन कौन है, अगर हम इसका बनाएंगे समुच्चय तो क्या ये सुपरिभाषित होगा? सोचो। देखो अगर बात करेंगे भारत की नदियों में तो तुम जितनी भी नदियां लिखोगे है ना सब सुपरिभाषित है, ये कोई बदलेगा नहीं, सब फिक्स है। अगर हम यहाँ पे लिख देंगे सर जी अमेजन नदी, अमेजन, तो क्या ये बात सही होगा? बोलोगे नहीं सर जी ये बात तो गलत हो गई, तुरंत काट दोगे ना। भारत की नदियां में हम लोग अमेजन नदी लिखेंगे ही नहीं, है कि नहीं? हम क्या लिखेंगे? हम सर जी वही सब नदियों के नाम लिखेंगे जो कि क्या है, भारत में है, कुछ अलग तो लिखेंगे नहीं, है कि नहीं? तो ये क्या है? सुपरिभाषित है, ये सबके लिए समान होगा, बदलेगा नहीं, ये क्या है? सबके लिए समान है। ठीक है, ये क्या है? सबके लिए समान है। जितनी भी नदियां होगी है ना, मतलब भारत की नदियों में उन सभी नदियों का संग्रह आएगा जो कि केवल और केवल भारत में है।
ऐसे अनंत बनेंगे, मतलब जितने आ सकते हैं बना देंगे। लेकिन इसमें एक गुण फिक्स है ना कि सर जी हम केवल उन्हीं सब नदियों को लिखेंगे जो भारत में है कि नहीं। तो क्या है, ये एक समुच्चय कहलाएगा बस। अब क्या सर जी हम समुच्चय को ऐसे लिख के बस छोड़ देंगे, ऐसे लिख के? क्योंकि किसी भी चीज़ को लिखने का ढंग होता है अच्छे से, कि उसको अच्छे से लिखा जाए फिर सॉल्व किया जाए, है कि नहीं। तो अब क्या सिखाया गया ना कि अगर हम पहचानना सीख लिए कि भैया कौन समुच्चय है और कौन समुच्चय नहीं है, सीख गए। तो अगर कोई समुच्चय होता है तो समुच्चय को हम लोग हमेशा लिखते हैं कैपिटल लेटर से। समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के हम लोग बड़े अक्षरों से लिखते हैं और उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट को लिखते हैं छोटे अक्षरों से, ठीक है। जैसे मान लो एक सेट ऐसे लेंगे कि भैया एक सेट ए है ना। अब इसके अंदर मान लो एलिमेंट देना है हमको ना, एलिमेंट। अब एलिमेंट में तुम लिख सकते हो कि भैया ए है ना, ऐसे ए ई आई ओ ओ यू, लो ये हो गया 5 स्वरों का संग्रह, 5 स्वरों का संग्रह हो गया समुच्चय। समुच्चय को लिखते हैं मझले ब्रैकेट में, ठीक है। समुच्चय को लिखते हैं हम लोग मझले ब्रैकेट में और उसे दिखाते हैं कैपिटल लेटर से। मान लो अगर हमको लिखना है एक सेट बी है ना, मान लो हम लिख रहे हैं 10 से छोटी है ना, 10 से छोटी विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो क्या क्या हो जाएगा सर जी? बोलोगे सर जी 1 3 5 7 और क्या 9 हो गया फटाक से। चलो अब देखो एक आता है जिसे हम बोलते हैं यूनानी प्रतीक, जो ई की तरह होता है, इसको लोग बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन। इसका प्रयोग कब करते हैं? जैसे देखो अगर एक सेट हम लिखे ना, जैसे एक सेट ए लिखे ना, सुनना, एक सेट ए लिखे, इसमें एलिमेंट मान लो ये 1 लिखे, ठीक है, 2 लिखे, 3 लिखे, ठीक है, 4 लिखे, 5 लिखे, ये लिखे है ना। अब ये कहता है कि भाई देखो जैसे कि अगर एक सेट लिखे, उस सेट के अंदर कोई एलिमेंट है x, उसका अवयव, ठीक है, तो उसे हम लोग कैसे दिखाएंगे? बोलेंगे x बिलोंग्स टू ए। x बिलोंग्स टू ए मतलब x a के अंदर है। जैसे देखो ये सेट a है, इस सेट a का अवयव कौन कौन है? ये सेट a है, समुच्चय a, इसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जो ये 1 है ना, ये जो 1 है ये a का अवयव है, तो बोलोगे 1 बिलोंग्स टू a, मतलब जो ये 1 है ना, 1 समुच्चय a में है, ठीक है। अगर हमको लिखना होगा 7 को, तो बोलेंगे 7 बिलोंग्स टू a, लेकिन हमको साफ साफ दिख रहा है सर जी कि जो समुच्चय a है, समुच्चय a में केवल 1 2 3 4 5 है, इसमें 7 नहीं है, तो क्या बोलेंगे? 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ऐसे काट देंगे कि ये जो 7 है वो ए में नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो 5 है ना, तो क्या बोलोगे? 5 बिलोंग्स टू ए, मतलब कि जो 5 है ना वो समुच्चय ए में है, ये वाली बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो लिखा है, बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है कौन सा नहीं, तो फटाफट बताओ आंसर जल्दी जल्दी, कौन सा सत्य है कौन सत्य नहीं है। देखो बोला है कि 3 बिलोंग्स टू ए, 3 ए में है, हाँ सर जी है, ये सत्य है। 4 बिलोंग्स टू ए है, हाँ सर जी सत्य है, ठीक है। 5 बिलोंग्स टू ए, हाँ सर जी है, सत्य है। बस ऐसे बताओ फटाफट, देख लो, ये चीज सोचो अपने माइंड में कि कौन बात सत्य है कौन बात असत्य है ना। देखो ये बोल रहा है कि 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए में है, हाँ सर जी है, ये बात सत्य है, ठीक है। बोला है 2 है ना, बोला 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये बोल रहा है कि 2 ए में नहीं है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 2 ए में नहीं है, लेकिन 2 तो ए में है ना, ये गलत हो गया। इसका मतलब ये क्या? ये असत्य है सर जी, ये असत्य है, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब कि 1 ए में नहीं है, लेकिन 1 तो ए में है, इसका मतलब ये भी असत्य हो गया। चलो ये बताओ ये सत्य है कि असत्य? 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए,
ये क्या होगा, सत्य या असत्य, क्या होगा? लिखा है 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जो 6 है ना, 6 ए में नहीं है। 6 ए में नहीं है, हाँ जी नहीं है, सही बात है, तो क्या बोलेंगे, सत्य है। क्या बोलेंगे, सत्य, बस ऐसे, ठीक है। चलो अब देखो इसके बाद आता है जो हम लोग लिखते हैं समुच्चय को ना, सर जी समुच्चय को हम लोग लिखते हैं 2 प्रकार से। एक होता है सर जी रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, और एक होता है समुच्चय निर्माण रूप। देखो जैसे अगर एक सेट लिखे है ना ऐसे कि भैया x है सच दैट, जो x है ना, बोलोगे x क्या है, x बराबर मान लो 2n। चलो आगे करते, टाओ लिखे टाइम वेस्ट होगा, आगे करते हैं ना, सिंपल। देखो देखो रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है सेट फॉर्म में। सोचो रोस्टर का मतलब सर जी हमको लिखना है सेट के फॉर्म में, मतलब वो ब्रैकेट फॉर्म में, ब्रैकेट फॉर्म में। और समुच्चय निर्माण रूप मतलब वो कैसे बनेगा। देखो जैसे सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। इसमें क्या होगा, ध्यान सुनना। जैसे कि देखो हमको एक सेट दिया होगा, ये क्या है, इसे बोलेंगे गुण विधि, है ना, इसे हम लोग बोलते हैं गुण विधि, गुण विधि बोलते हैं, या बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, कि समुच्चय कैसे बनेगा, समुच्चय निर्माण रूप, बस समझे। तो क्या लिखा है, बोला है कि x जो है, x एक पूर्णांक है जो कि -3 से लेके 7 के बीच में है। ऐसे मतलब यहाँ पे जो समुच्चय है ना, समुच्चय के बारे में बताया है कि जो सेट ए है ना, उस सेट ए के एलिमेंट, जो सेट ए है, इस सेट ए का जो एलिमेंट x है ना, ये x कैसा एलिमेंट है, x की वैल्यू क्या होगी, उसको बता रहा है। समुच्चय कैसे बनेगा उसको ये बताता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है ना, स्टेटमेंट, उसका गुण बता रहा है, गुण, कि जो समुच्चय ए तुम बनाओगे ना, समुच्चय ए में हम लोग एलिमेंट को लिखेंगे, है ना, तो उसकी क्या क्वालिटी है, उसका क्या गुण है। गुण क्या है कि जो x है ना, x एक पूर्णांक है, और कैसा पूर्णांक है सर जी, जो x का मान है -3 से बड़ा और 7 से छोटा है। मतलब जो x की वैल्यू आएगी, माइनस में 2 आएगी, माइनस में 1 आएगी, 0 आएगी, फिर 1 आएगी, भैया 2 3 4 5 6, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं रोस्टर फॉर्म। इसे क्या कहते हो, रोस्टर फॉर्म। ये क्या होता है, रोस्टर रूप। बस बात समझ में आया कि नहीं। इसे बोलेंगे जिसमें होता है स्टेटमेंट, है ना, जिसमें होता है स्टेटमेंट, जिसमें हम बताते हैं उस एलिमेंट के गुणों को, उसके एलिमेंट के गुण को बताते हैं, वो कहलाता है सर जी गुण विधि या फिर समुच्चय निर्माण विधि, ठीक। और इसको पढ़ के जब इसे हम लोग मझले ब्रैकेट में लिखते हैं, ये कहलाता है रोस्टर रूप, ठीक है, दोनों सेम चीज है। चलो जैसे एक और किया जाए, बोला देखो जैसे लिखा है ना कि भैया बी, अब बी एक सेट है, ठीक है, अब बी एक सेट है, हमको इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। क्या है, जो बी है ना, एक्स जो संख्या है, वो संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब बी क्या है सर, बी में मेरे पास x एलिमेंट है। अब ये x की वैल्यू क्या होगी, ये x क्या है सर जी, ये जो x है ना, ये x ये है कि इसकी जो वैल्यू है वो संख्या 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो सोचो 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन कौन हो सकती है सर जी। 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5, मस्त है कि नहीं। ऐसे चलो ये बताओ इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी से। बोला है जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, इसके सभी अक्षरों का बनाना है समुच्चय।
तो बनाओ फटाक से। देखो कैसे बनाओगे, सिंपल बोलना है। देखो हम लोग क्या लिखेंगे, देखो टी है, आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है, ओ है, एम है, ई है, टी है, आर है, वाई है। सब हो गया, लिख दोगे। लेकिन एक सेकेंड है, याद रखना कि समुच्चय में हम लोग किसी भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं। समुच्चय के अंदर हम लोग किसी भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं, क्योंकि सुपरिभाषित एवं सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट होना चाहिए, है कि नहीं, एकदम फिक्स, बार बार नहीं। जैसे अगर देखोगे तो इसमें टी दो बार आया है, एक बार टी यहाँ पे आया है, एक बार टी यहाँ पे आया है, तो हम लोग टी को बस लिखेंगे एक बार। मतलब जो मेरा राइट आंसर होगा, राइट आंसर जो होगा वो होगा सर जी ई इक्वल टू टी केवल एक बार लिखोगे। उसके बाद आर दो बार है तो आर को दो बार नहीं लिखना है, आर को बस लिखना है एक ही बार, ठीक है। और आई दो बार है, नहीं आई तो एक ही बार है, तो आई को लिखोगे एक ही बार, ऐसे। बात समझ में आई? तो आई खत्म हो जाएगा। उसके बाद जी एक ही बार है तो जी हो जाएगा, जी भी खत्म हो गया। देखो ओ दो बार है तो ओ को बस लिखना एक ही बार है। उसके बाद एन, उसके बाद एम, उसके बाद ई, उसके बाद वाई, बस हो गया। ये बन गया ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। बात क्लियर है? चलो, तो इसी बात पे सब लोग एक बार ना अपने नाम के, जो तुम्हारा मेन नाम होगा, है ना, जो तुम्हारा मेन नाम होगा उस मेन नाम के अक्षरों का बनाओ समुच्चय। बताओ क्या आएगा, उस एलिमेंट में क्या क्या, मतलब उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, जल्दी बताओ फटाक से। हर एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है, कोई भी एलिमेंट रिपीट ना करे। तो रिपीट किया ही नहीं मेरा, और किसी का बताओ, किसी का रिपीट कर रहा है? किसी के नाम में ऐसा कुछ वर्ड जो कि दो बार तीन बार आता हो तो लिख के बताओ। याद रहे कि भैया हमको बस एक सब, मतलब एक अक्षर को एक ही बार लिखना है। बताओ जल्दी से सभी लोग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आता है सर जी समुच्चय निर्माण रूप, ये क्या होता है? देखो सिंपल बोलते हैं। अब क्या करना होगा ना हमें, देखो ये रोस्टर फॉर्म में दिया है ना, इस रोस्टर फॉर्म को देखेंगे और इसके पैटर्न को समझेंगे, और पैटर्न को समझने के बाद बोलेंगे कि सर जी ये क्या हो रहा है, और उससे हमें लिखा, मतलब उससे लिखना होगा हमको अपने एक्स का मान। देखो ऐसे बोलोगे, एक हम करके दिखा रहे हैं, बोलेंगे सर जी ए बराबर, देखो बोलेंगे सर जी इसमें एक्स होगा, वेरिएबल एक्स। अब इस एक्स को तुम कैसे निकालोगे? बोलेंगे सेट ए है, सेट ए में हमारा होगा वेरिएबल एक्स। अब इस एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो बोलेंगे सर जी देखिए ये तीन का पहाड़ा है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक के 9, 3 चौक का 12, 3 का पहाड़ा है ना। तो मतलब सर जी x इक्वल टू क्या है? 3 गुणे n, 3 का पहाड़ा, 3 का मल्टीपल है ना, 3 का मल्टीपल। सोचो ऐसे, देखो ऐसे 3 गुणे 1 है, फिर 3 गुणे 2 है, फिर 3 गुणे 3 है, फिर 3 गुणे 4 है कि नहीं? तो देखो जो फिक्स है, देखो जो फिक्स है 3 3 3 3, तो उसको तो फिक्स कर देना कि सर जी ये तो फिक्स रहेगा, क्योंकि सब्जी 3 3 3 3 ये फिक्स है, ये फिक्स होगा। जो चेंज होगा, देखो जैसे यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, जो चेंज होता है वो होता है वेरिएबल, उसे मान लेना n। हो गया 3n, सिंपल, ठीक। और इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो n का मान होगा, n का मान हम कहाँ तक रख सकते हैं? देखो n का मान 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है। तो बोलेंगे भैया जहां जहां n क्या है,
n प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि n का मान उस गिनती में लेना है, n का मान प्राकृतिक संख्या है, या सीधे बोलो ना कि भैया जहां जहां n बराबर 1, 2, 3 और 4 है, बस n का मान केवल 4 तक है, वो लिख के दिखा देंगे कि भैया हमें केवल n का मान 4 तक लेना, उससे अधिक नहीं लेना है, सिंपल। ठीक, चलो ये बताओ इसका क्या बनेगा। पहले बोलोगे a, ये लिखोगे x। अब इस x की वैल्यू कैसे मिलेगी, x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे। देखो बोलेंगे सर जी यहाँ पे 2 है, ये क्या है 2 के पावर 2 है, ये क्या है 2 के पावर 3 है, ये क्या है 2 के पावर 4 है, ये क्या है 2 के पावर 5 है, ये क्या है 2 के पावर 1 है, तब है कि नहीं। अब देखो क्या फिक्स है सर जी, 2 2 2 2 2 ये फिक्स है, वो अचर है, कांस्टेंट है, 2 फिक्स कर लो एकदम कि सर जी इक्वल टू में 2 आएगा। अब क्या चेंज हो रहा है, पावर, सर पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, पावर चेंज हो रहा है, तो जो चेंज होगा वो n हो जाएगा बस। और यहाँ पे देना जहां जहां n का मान कितना होगा सर जी, 1 2 3 4 5 तक n का मान होगा, बन गया इसका। इसे बोलेंगे समुच्चय निर्माण रूप, ऐसे बनेगा समुच्चय, बना है। यहाँ पे n का मान 1 2 3 4 रखोगे, माना तो जाएगा, है कि नहीं। चलो एक लास्ट किया जाए, और चलो ये बताओ सब लोग, बताना आराम से। पहले बोलोगे सर जी a में क्या होगा, एलिमेंट x होगा। अब इस x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा ये बता देना है बस। इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करो। देखो एक बात बता रहे हैं, सवाल को जब तुम एक बार ना, अगर एक बार हर एक सवाल को लगा लोगे, है ना, अगर हम लोग एक बार हर एक सवाल को लगाएंगे, उसके पैटर्न को समझेंगे, तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ सर जी ऐसा ऐसा पैटर्न का सवाल बनता है। तो एक बार जब किए रहोगे, एक बार रिवाइज करोगे, सब कुछ याद रहेगा, है ना। फर्स्ट टाइम में कुछ दिक्कत होगा, लेकिन ना एक बार आराम से पढ़ लो, इसका नोट्स बना लो, उसको रिवाइज कर लो, उसके बाद जब पढ़ोगे ना तो सब आएगा। देखो सर जी अगर देखेंगे ये तो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 का स्क्वायर है ना, ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, आगे भी 6 का स्क्वायर मिलेगा, मतलब इसका मतलब है कि नहीं। तो इसको भी कर दें 1 का स्क्वायर, मतलब देखो अब यहाँ क्या फिक्स है सर, यहाँ पे पावर फिक्स है, जो पावर है ना पावर फिक्स है कि सर जी पावर 2 होगा, यहाँ पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 2, पावर फिक्स है कि सर जी पावर 2 हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, बेस, इसका बेस कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 4 है, कभी 5 है, कभी 6 है, तो बेस हो जाएगा n, क्योंकि जो बदलेगा उसे हम लोग n लेंगे, है कि नहीं। तो आंसर क्या आएगा, n का स्क्वायर। जो चेंज होगा वो होगा वेरिएबल, जो फिक्स होगा कांस्टेंट। तो पावर फिक्स है, अगर पावर फिक्स है तो पावर 2 फिक्स, बेस हो जाएगा n। अब n का मान कहाँ तक लिखना है, अब n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो क्या बोलोगे, जहां n क्या है, n प्राकृतिक संख्या है, बस ऐसे। उम्मीद करेंगे सबको आया होगा। बाकी देखो हम लोग कैसे दिखाते हैं, ये नोटेशन सब लोग देख लेना, आराम से पढ़ लेना बढ़िया से, कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से कहाँ तक होती है, पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय, फिर अपरिमेय, फिर वास्तविक संख्या। ठीक है, बढ़िया से ये अच्छे से पढ़ लेना। चलो अब देखो समुच्चय के प्रकार, सबसे आसान है, पढ़ते हैं आराम से। देखो समुच्चय के प्रकार में जो सबसे पहला हमारा प्रकार आता है, जिसे हम लोग कहते हैं रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब क्या सर जी, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। सोचो अगर हम ऐसा कुछ समुच्चय बनाए जिसके अंदर कोई एलिमेंट हो ही ना, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को लिखते हैं ऐसे, बनाओ ब्रैकेट, और उसके अंदर कोई एलिमेंट मत लिखो, इसे कहोगे रिक्त समुच्चय। या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम लोग रिक्त समुच्चय को लिखते हैं फाई से। किसे लिखते हैं, फाई से, फाई, PHI, फाई। ठीक है, चलो देखो जैसे सोचो हम तुमसे बोलें कि देखो एक सेट A है, ये हम तुम्हें समुच्चय निर्माण रूप दे दिए हैं,
बोला है कि तुम्हें एक सेट ए बनाना है। अब इस सेट ए में एलिमेंट x है और इस x की वैल्यू क्या होगी, बोला है जो x होगा ना, इस x का मान 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। जो x है, x का मान 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, जहां पे x एक प्राकृतिक संख्या है। चलो बताओ, ये बोल रहा है कि जो x है ना, x एक प्राकृतिक संख्या है। तो अगर x एक प्राकृतिक संख्या है तो ऐसा कोई नंबर है प्राकृतिक संख्या में जो कि 1 से बड़ा हो 2 से छोटा हो। हमको पता है कि सर जी प्राकृतिक संख्या तो शुरू होता है 1 से, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, ऐसे जाता है ना। पॉइंट वाले नंबर तो नहीं लेने हैं, है कि नहीं। तो इसमें तो कोई एलिमेंट हमको दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि 1 से बड़ा और 2 से छोटा कोई प्राकृतिक संख्या होता ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फाई। क्या बोलोगे, फाई। ठीक है, इसे बोलेंगे रिक्त समुच्चय। बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलो अच्छा, यहां बताओ, अब सोचो, ये बोला है कि x है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। x क्या है, x एक रियल नंबर है। तो बताओ x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 है। तो बताओ यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी। ऐसा कोई नंबर है, सोचो, क्या दुनिया में ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद उसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो आंसर आ जाए 0। दुनिया में ऐसा कोई नंबर है जिसका तुम स्क्वायर कर दो और स्क्वायर करने के बाद उसे 1 में जोड़ दो तो 0 आ जाए आंसर। नहीं है भैया। ऐसे होगा तो x इक्वल टू कितना होगा, √-1, और इसे हम लोग बोलते हैं आयोटा, और ये होता है काल्पनिक नंबर, है कि नहीं। तो सर जी इसका भी आंसर फाई आएगा, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है ना, ऐसा कोई भी वास्तविक संख्या नहीं है जो इस दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करे। तो जो सेट ए होगा, सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताओ फटाक से जल्दी से, ये कितना आएगा। चलो हाँ, देखो बोला एकल समुच्चय, ये तो सिंपल है। देखो एकल समुच्चय मतलब सर जी ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे बोलोगे एकल समुच्चय, बात खत्म। ठीक है, जैसे सिंपल सी बात करेंगे, अगर लिखा है ये x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, हमको पता है कि अगर इसका लेंगे √4 तो x का मान कितना आएगा, x इक्वल टू आएगा +-2। लेकिन जब बोलोगे सर जी x इक्वल टू 2 होगा और x इक्वल टू होगा -2, है ना, इसमें से हम किसको लेंगे आंसर, क्योंकि बोल दिया कंडीशन कि x का मान क्या है, x का मान हमको लेना है क्या, केवल और केवल प्राकृतिक संख्या है। वैसे तो x का मान 2 आ रहा है, लेकिन उन दोनों में से जो x का मान होगा प्राकृतिक संख्या भाई हमको लेना है। तो x का मान कितना होगा, 2। अब देखो इस सेट में केवल एक एलिमेंट है तो इसे बोलेंगे एकल समुच्चय। ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो वो कहलाएगा एकल समुच्चय। आंसर कितना आएगा, 2। चलो फिर देखो सार्वत्रिक समुच्चय मतलब, देखो हम क्या बोलते हैं ना, किसी भी अगर कोई सेट होता है ना, तो कोई भी सेट होगा, मान लो 1 हो 2 हो 3 हो, उन सब के रिस्पेक्ट में एक सबसे बड़का सेट होगा, वही कहलाएगा सार्वत्रिक समुच्चय। इसका देखो कोई डेफिनेशन नहीं होता है ना कि सर जी u बराबर क्या होगा, u बराबर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। बस ये है, डिपेंड करेगा कि यार जो हमारे छोटे छोटे सेट है वो क्या है, उन सबका एकदम बड़का भाई होगा। सोच लो u मतलब सबसे बड़ा। जैसे एक एग्जांपल लेकर समझाएंगे तो आएगा। देखो जैसे लिखा है ना, देखो a में क्या है, a में लिखा है 1 3 5, b में लिखा है 2 4 6, c में लिखा है 0 2 4 6 8 लिखा है ना। तो u का मान क्या होगा, देखो u का मतलब होता है सार्वत्रिक समुच्चय, मतलब ये सबसे बड़ा होगा। अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उस क्वेश्चन में जितने सारे सेट होंगे उन सबका बड़का भाई होगा u। उसमें हर एक एलिमेंट के, मतलब हर एक सेट के सारे एलिमेंट आने चाहिए, वो सबसे बड़ा होगा।
तो अगर देखो ए में, बी में, सी में है, इतने सारे एलिमेंट है, तो यू में क्या होगा ना, यू में इन सबको मिला के बनेगा, क्योंकि सबका बड़का भाई होगा, यू सबसे बड़का होगा। तो बोलेंगे सर जी यू क्या हो जाएगा, यू में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक संख्या होंगी। ये ए का, बी का, सी का सबका बड़का भाई। ऐसे चाहो तो न तो लिखो, लेकिन थोड़ा सा हम कह सकते हैं ना, अच्छा लगने के लिए हम 10 तक लिखे हैं। बस ये चीज समझना ना, यू का मतलब सबका बड़का भाई, सबको मिला के बनेगा सबका बड़का भाई, सबसे बड़ा, वही होता है यू। चलो अब सबसे खतरनाक, सबसे आसान सवाल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डाउट होता है ना। देखो आता है परिमित और अपरिमित समुच्चय। देखो परिमित किसे बोलेंगे, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या फिक्स हो, निश्चित हो, उसे बोलते हैं परिमित। ठीक है, और ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित ना हो, उसे बोलेंगे अपरिमित। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम बोलेंगे देखो ये सेट है, x बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। अब अगर तुम यहाँ से x का मान निकालोगे तो क्या मिलेगा, अगर हम लोग x का मान निकालेंगे तो x इक्वल टू सर जी एक बार मिलेगा 1 है ना, और क्या मिलेगा, और एक बार हमको मिलेगा x इक्वल टू 2। तो इसका जो सेट बनाओगे, जो सेट बनेगा ए में कौन कौन एलिमेंट आएंगे, सर जी 1 आएगा, 2 आएगा। अब बताओ क्या हम इसके एलिमेंट को गिन सकते हैं, सेट ए में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। ऐसे बोलोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, क्या बोलोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, कितने एलिमेंट है, सर जी 2 एलिमेंट हो गया, तो क्या कहलाएगा, परिमित। ठीक है, चलो और अगर वैसे ही बात करें, ये क्या होगा, परिमित क्या परिमित, बोला है कि जो x है वर्ष के महीनों का समुच्चय है, ये क्या होगा, परिमित की अपरिमित। अगर सेट ए क्या है, सेट ए है वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो अगर हम लोग वर्ष के महीनों का समुच्चय बनाएंगे तो कुल इसमें 12 महीने आएंगे, तो उसको गिन सकते हो, हाँ सर जी गिन सकते हैं, ये फिक्स है। मतलब अगर तुम उसे गिन ना भी पाओ तो भी फिक्स होगा सर जी, हाँ ये यहाँ तक खत्म हो जाएगा। हमको इसका लिमिट पता है, लिमिट जो लिमिटेड हो, है ना, बोल सकते हो जो लिमिटेड हो, वो क्या कहलाएगा, परिमित हो जाएगा। जैसे लिखा है 100 से बड़ा धन पूर्णांक का समुच्चय। अब देखो ये अनलिमिटेड है, सोचोगे अगर 100 से बड़ा लिखोगे तो 100 से बड़ा क्या क्या लिखोगे, देखो 101 102 103, देखो ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कभी क्या होगा, खत्म नहीं होगा, ये आता जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा ना। और लास्ट में क्या करते हैं, देखो लास्ट में से लगाते हैं 3 डॉट, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, इसका मतलब होता है अनंत तक। ठीक है, फिर छोड़ देते हैं। तो ये क्या है सर जी, ये हो जाएगा अपरिमित, ये क्या होगा, अपरिमित है कि नहीं, ये क्या होगा सर जी, हमारा होगा अपरिमित। बस चलो अब एक और टॉपिक है, बहुत प्रकार है। देखो इन सभी को घर पे करना होगा रिवाइज, सबको। हम लोग जितने प्रकार के पढ़ना समुच्चय कम से कम 2 बार पढ़ना होगा, एक बार पीडीएफ से, एक बार नोट से, या 2 बार पीडीएफ से पढ़ो, पीडीएफ से कम पढ़ना होगा 2 बार, 2 बार पूरा पढ़ोगे, उसको रिवाइज करोगे तब जाके होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक है। देखो फिर क्या है, समान समुच्चय। समान समुच्चय किसे कहते हैं, बोलते हैं सर जी समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों समान समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें अवयव समान हो। देखो अवयव आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं है, बस सेम टू सेम होने चाहिए, सेम टू सेम। जैसे देखो एक सेट ए है, एक सेट बी है, देखो बस देखना ऐसे कि सर जी इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, ठीक है सर, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है, इसमें 3 है सर, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है सर, इसमें भी 4 है, सेम टू सेम है ना। बोलोगे ऐसे, बोलोगे समुच्चय ए का, बोलोगे समुच्चय ए का
प्रत्येक अवयव बी में है तथा, दो बात लिखना पड़ेगा, दो बात बोलोगे, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में है तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव ए में है। दोनों का बोलोगे ना, ए का बी में, बी का ए में, तब जाके बोलोगे। इसलिए ए और बी क्या है, समान समुच्चय हैं। ऐसे लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आई कि नहीं सबको अच्छे से? एग्जाम में लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, थोड़ा सा तो लिखना ही पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं, और कोई चारा तो है नहीं हमारे पास, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताना कि बताओ इनमें, देखो पहले बनाओ एक्स सेट, एक्स और बी सेट बनाओ, फिर बताओ दोनों इक्वल है कि नहीं। देखो एक्स में क्या है, जो एक्स वाला है ना, ये एक्स क्या है, ये एलॉय के अक्षरों से बना है। एलॉय होगा तो सर जी ए हो जाएगा, एल हो जाएगा, ओ हो जाएगा और वाई हो जाएगा, एलॉय। ठीक है। बी किससे बना है, बी बना है लॉयल से, लॉयल एल ओ वाई ए, एल को दो बार नहीं लिखना है, हो गया। क्या दोनों समान है, बताओ क्या एक्स और बी दोनों समान समुच्चय होंगे? क्या दोनों में अवयव सेम टू सेम है? सर उसमें ए है, इसमें ए है, एल और एल है, ओ और ओ है, वाई और वाई, दोनों में कॉमन है, मतलब ये है, ये समान समुच्चय है। क्या है, समान समुच्चय। कैसे लिखोगे, लिखोगे ऐसे कि सर जी एक्स का प्रत्येक अवयव बी में है, बी का प्रत्येक अवयव एक्स में है, इसलिए दोनों समान समुच्चय हैं। ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है। चलो ऐसे सेम क्वेश्चन ये भी है, ये कर लेना घर पे, HW है सबके लिए। देखना कि ए और बी को हम लोग समान समुच्चय कहेंगे या फिर नहीं। ठीक है। चलो अब आता है सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट, उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होता है ना, देखो उपसमुच्चय मतलब होता है उसका छोटा सा पार्ट, है ना। उपसमुच्चय मतलब होता है छोटा सा पार्ट, किसी समुच्चय का छोटा सा हिस्सा, सीधी बात है। देखो ये बोला कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव हो तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं, उसे बोलते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा है, क्योंकि इसमें बराबर भी हो सकता है। ठीक है। देखो उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है ना। देखो जैसे एक बता रहे सिंपल सी बात, देखो जैसे मान लो एक सेट हम बी लिए ना, इसमें मान लो 1 2 3, ये 3 एलिमेंट है, हम इसका बनाएंगे उपसमुच्चय। देखो उपसमुच्चय मतलब होता है इसका छोटा सा पार्ट, छोटा सा पार्ट मतलब इसके कुछ एलिमेंट को लेके बनाएंगे हम लोग उपसमुच्चय, है ना। देखो जैसे मान लो 1 लिए, 1 से बना देंगे, है ना। देखो इसी बी में से एक एलिमेंट लिए हैं, 1 इससे बन गया, तो ये क्या होगा, ये इसका एक उपसमुच्चय होगा, क्योंकि जो ये एक समुच्चय ये है ना, ये इसी का छोटा सा पार्ट है, क्योंकि इसी के एलिमेंट से बना है ये। मान लो अगर हम 2 ले लिए, ऐसे 2 ले लिए, ये भी कहलाएगा, या ले लो 3, है कि नहीं, या ले लो 2 का पेयर कि सर जी 1 और 2 ले लीजिए, है कि नहीं, 2 और 3 ले लीजिए, है ना, या फिर 1 2 3 ले लीजिए, सिंपल ऐसे। और एक और होता है, एक होता है फाई, याद रखना फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो हम लोग क्या कहते हैं, देखो जैसे अगर तुम्हें कहना होगा बताओ अच्छा जो फाई है, फाई बी का उपसमुच्चय है कि नहीं। देखो उपसमुच्चय का परिभाषा क्या होता है,
हम बोलते हैं ना कि देखो अगर समुच्चय ए है, ठीक है, अगर समुच्चय है, समुच्चय ए का अगर प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में होगा तो जो ए होगा ए बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। और अगर कभी ऐसा हो गया कि ए का कोई एलिमेंट है जो कि बी में नहीं है तो उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा, ठीक है, जब नहीं होगा तब। अब ध्यान देना, अगर हम बात करेंगे फाई में, अच्छा बता फाई है तो क्या फाई में ऐसा कोई एलिमेंट है जो कि बी में नहीं है? भैया फाई तो खाली है। जैसे अगर हम एक सेट लेंगे, मान लो एक्स ले लिए कि भैया एक्स है 1 2 3 4 ऐसे ले लिए। अगर मुझे बताओ जो एक्स है क्या एक्स बी का उपसमुच्चय है? तो बोलोगे नहीं, क्योंकि देखिए सर जी एक्स में 4 एक्स्ट्रा है और इसमें 4 नहीं है। जो 4 है सर जी ये 4 एक्स में है, लेकिन जो ये 4 है ये बी में तो नहीं है कि नहीं? इसलिए जो x है ये b का उपसमुच्चय नहीं है। तो उपसमुच्चय नहीं है होने के लिए हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि पहले वाले में हो दूसरे वाले में ना हो, तब ना कहेंगे कि हाँ इसका उपसमुच्चय नहीं होगा। जैसे x वाला हुआ, हमको पता है सर जी x में 4 है, x में 4 है लेकिन ये 4 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब जो ये x वाला सेट होगा ना, x वाला सेट ये b का उपसमुच्चय नहीं है। मतलब जो ये x है ना, ये x क्या है, ये b का उपसमुच्चय नहीं है, तो इसे काट देंगे ये चीज। और फाई है तो मतलब फाई होगा, क्योंकि फाई में ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं जिसको हम बता सकते हैं कि भैया देखिए फाई में ये एलिमेंट है, इसमें ये एलिमेंट नहीं है। ऐसे बता सकते हो? नहीं ना। इसीलिए हम कहते हैं कि जो फाई है ना, फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। तो देखो फाई हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी होगा, ठीक है। लेकिन देखो इन सब में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखो उपसमुच्चय। सर जी उपसमुच्चय का मतलब होता है छोटा सा पार्ट। सोचो अगर तुमसे हम बोले कि भैया क्या करो, एक पिज्जा ले लो, इस पिज्जा का एक छोटा सा पार्ट करो, है ना, उसका लगाओ हिस्सा, तो तुम आधा कर सकते हो, आधा का आधा करोगे, है ना, तो वो काम सही मानेंगे हम कि चलो भैया ठीक है कि आधा अपने भाई को दे दिया, बहन को दे दिया, ठीक है, सही है। लेकिन क्या अगर हम पूरा का पूरा देंगे तो बात सही होगा? अगर अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत होगी तो दे दोगे पूरा का पूरा, लेकिन क्या ये बात सही होगी? क्योंकि हम बोले हिस्सा लगाओ, हम क्या बोले हिस्सा। अगर तुम्हें एक पिज्जा दिए कि एक पिज्जा है, इस पिज्जा का छोटा छोटा पार्ट करके आपस में बांट लो, तो अगर आधा करोगे बांटो कोई दिक्कत नहीं है ना, आधे का आधा करो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम पूरा खड़ा का खड़ा दे दोगे तो बोलेंगे ना यार ये बात गलत है कि नहीं? सोचो ऐसे। तो ऐसे फील करना सर जी उचित उपसमुच्चय एक होता है उपसमुच्चय। उचित का मतलब क्या होता है? उचित का मतलब होता है सर जी उसका छोटा सा पार्ट हो। देखो तो जो ये हो गया ना, इसे कहेंगे हम उचित उपसमुच्चय। इन सबको क्या कहेंगे? इन सबको कहेंगे उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय ये कहलाता है उचित उपसमुच्चय कि सर जी ये काम उचित है, ये काम उचित है कि इसका छोटा सा पार्ट है। देखो इसका छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, इन दोनों को मिला के छोटा सा पार्ट है ना। और एक और भी तो होगा, एक और हम लोग नहीं लिखे, एक और भी बनेगा, एक और भी तो बनेगा ना। कौन सा? 1 और 3 ये भी ना। देखो ये भी छोटा सा पार्ट है कि नहीं? तो जो छोटा सा पार्ट है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा उचित उपसमुच्चय। ये क्या है? उचित उपसमुच्चय है, ये कहलाएगा उचित उपसमुच्चय। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि ये समुच्चय हो गया, इस समुच्चय का उपसमुच्चय ये पूरा का पूरा है। देखो ये पूरा उपसमुच्चय है। अगर बात करोगे उपसमुच्चय का ना, तो ये इसका छोटा सा पार्ट है मतलब कि उपसमुच्चय है, इसका छोटा सा पार्ट है मतलब कि उपसमुच्चय है,
इसका छोटा सा पार्ट है मतलब कि उपसमुच्चय है, इसका छोटा सा पार्ट है मतलब कि उपसमुच्चय है। तो ये उपसमुच्चय तो पूरा का पूरा है, उपसमुच्चय तो ये पूरा का पूरा है, लेकिन उचित उपसमुच्चय कौन होगा? तो ये एक को छोड़ के, क्योंकि एक को सेम टू सेम आएगा। तो ये देखो यहां से फॉर्मूला बनता है हमारा उपसमुच्चयों की संख्या, है ना, यहां से बनता है फॉर्मूला सर जी उप समुच्चयों की संख्या। तो उप समुच्चयों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 के पावर n, जहां पे n क्या होता है? n होता है अवयव में, समुच्चय में अवयव की संख्या। और एक आता है उचित, एक आता है उचित उपसमुच्चयों की संख्या। उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी सर जी? देखो 2 के पावर n रहेगी, बस उसमें से एक कम कर देंगे। देखो हमको पता है सर जी जो उपसमुच्चय होंगे, उपसमुच्चय कितने होंगे? उपसमुच्चय होंगे 2 के पावर n। 2 के पावर n, n क्या होता है? अवयव की संख्या। लेकिन उचित उपसमुच्चय कितने होंगे? तो बोलेंगे जितने उपसमुच्चय होते हैं उससे एक कम, क्योंकि इसको नहीं लेना होगा ना, क्योंकि ये उपसमुच्चय को मतलब इसे हम लोग उचित उपसमुच्चय नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो सेम टू सेम आ गया ना। उपसमुच्चय है लेकिन उचित उपसमुच्चय नहीं है। उचित कौन है? ये सब, है ना। तो इसमें क्या करना होता है? एक घटाना होता है, बोलेंगे एक घटा दीजिए। ये होता है उचित उपसमुच्चयों की संख्या निकालने का फॉर्मूला। बस बात खत्म। अब तो कैसे बताना है? हमको यहाँ बताना है कि कौन उपसमुच्चय है कौन नहीं, मतलब कि उचित उपसमुच्चय है कि नहीं। देखो देखो ये 2 है, 2 3 4 है, तो इसका छोटा सा पार्ट है। हाँ सर जी है, ऐसे बना दोगे, हाँ सर जी है, बोलोगे सत्य है, ये है। ये क्या है? ये उचित उपसमुच्चय है, ऐसे सिंपल। अभी सवाल करवाएंगे, भागना मत, अभी सवाल होगा। फिर देखो देखो लिखा है ABC, है ना, ABC लिखा है BCD। ये नहीं होगा, बोलोगे सर जी ये नहीं है, काट दोगे, ये नहीं है। देखो आ गया ना उचित उपसमुच्चय। देखो यहां पे लिखा है उचित उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है ना कि यदि, देखो यदि समुच्चय A ना, यदि समुच्चय A समुच्चय B का उपसमुच्चय हो और जो समुच्चय A हो ना वो B के बराबर ना हो, अर्थात B में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो A में ना हो, तो A को B का उचित उपसमुच्चय कहते हैं, और जो B होता है ना B को कहते हैं अधिसमुच्चय कहते हैं। बस मतलब एक एलिमेंट B में एक्स्ट्रा होना चाहिए, कभी भी सेम टू सेम ना हो। अगर सेम टू सेम हो गया तो वो उचित उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। देखो भाई बात लिखा है कि जो समुच्चय A है ना, समुच्चय A समुच्चय B का उपसमुच्चय हो, ठीक है, लेकिन कभी भी उसके बराबर नहीं होना चाहिए। अगर बराबर हो गया तो वो उचित उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। जैसे यहां बताया था ना कि अगर समुच्चय B है तो समुच्चय B के इतने सारे उपसमुच्चय होंगे, ये सारे इसके उपसमुच्चय हैं, ठीक है, लेकिन इन सभी उपसमुच्चय में ठीक है केवल इतना ही होगा उचित उपसमुच्चय, क्योंकि ये सभी B के बराबर नहीं होंगे। लेकिन ये क्या होगा? ये एग्जैक्ट B के बराबर होगा, इसलिए हम लोग इसे उचित उपसमुच्चय नहीं कहेंगे। उपसमुच्चय है लेकिन उचित उपसमुच्चय नहीं है। उचित उपसमुच्चय में कभी भी बराबर नहीं होता है, क्योंकि उचित का मतलब उसका छोटा सा पार्ट जो काम सही हो। उचित उपसमुच्चय छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, तो ये उचित है, ये उचित उपसमुच्चय कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा। बाकी क्या है? बाकी सारे के सारे उपसमुच्चय हैं।
ठीक, ऐसे। बाकी देखो ये लिखा गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट सा ध्यान देना ना, यहाँ पे देखो लिखा है कि सर जी एप्सिलॉन और ये सबसेट उप समुच्चय में क्या अंतर है। देखो एप्सिलॉन जो लगाते हैं ना, ये लगाते हैं सर जी अवयव के लिए, है ना, ये होता है अवयव के लिए। ये कब लगाते हैं, दो समुच्चय में लगाते हैं। जब मेरे पास दो समुच्चय होते हैं तो दो समुच्चय में हम लोग लगाते हैं उप समुच्चय का साइन। जैसे ध्यान से देखना सब लोग, देखो देखो जी, ये एक दिख रहा है सबको, जो ये एक है ना, ये एक एलिमेंट है। देखो ये जो एक है ना, ये इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है। देखो ये पूरा मिलके एक एलिमेंट है, 3 और 4। ये सेट नहीं है, सेट नहीं है। देखो ये पूरा एक एलिमेंट है, तो ये पूरा एलिमेंट क्या है, सेट ए का है। फिर 5 जो है ये भी क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। तो कुल 4 एलिमेंट है। जो सेट ए है ना, सेट ए में कुल 4 एलिमेंट है, बस इतना ध्यान देना। कौन कौन, देखो एक तो ये एक है, एक तो ये एक है, फिर एक तो ये 2 है, ठीक है, फिर ये पूरा मिला के एक अवयव है। ये क्या है, अवयव, ये हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। कुल 4 एलिमेंट है, समुच्चय ए में कुल 4 एलिमेंट है। अब देखो जैसे बोला है ना कि 3,4 ये उप समुच्चय है ए का। अब सुनना, देखो 3,4 उप समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर लिखा है ना, बताया ना कि 1, 2 और ये ए का अवयव है, अवयव। तो ये बात क्या हो जाएगी, असत्य। ये क्या है, असत्य है, ठीक है। देखो ये सही होगा, क्योंकि 3,4 ये हमारा एलिमेंट है ना, ये क्या है, ये हमारा एलिमेंट है, ये अवयव है। और अवयव के लिए क्या लगाते हैं, बिलोंग्स टू का साइन, कि जो अवयव है ये अवयव ए में है। 3,4 ब्रैकेट के अंदर ये पूरा ब्रैकेट एक अवयव है, अवयव। तो ये एलिमेंट ए में है, ये एलिमेंट सर जी ए में है, हाँ सर जी है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सत्य, ऐसे बोलेंगे हाँ सर जी सत्य है, ठीक है। उसके बाद देखो देखो ये एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट है। अगर इस एलिमेंट को, अगर हम इस एलिमेंट को ऐसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो कहलाएगा उचित उपसमुच्चय, हाँ सर जी ये बात सत्य है, क्योंकि अगर एलिमेंट को बंद कर दोगे तो कहलाएगा उपसमुच्चय। जैसे देखो ये एक है, ये एक ए का एलिमेंट है, हाँ सर जी है, ठीक है। और अगर इसी को ऐसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर दोगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा उपसमुच्चय। और ये क्या है, इस ए का एक छोटा सा पार्ट से बना उपसमुच्चय है कि नहीं। तो ये लगेगा ऐसे, ये सत्य हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस याद रहे बढ़िया से, भूलना मत। चलो बाकी सारे सवाल है घर पे लगाना, देखना कौन सत्य है कौन सत्य नहीं है, आराम से एकदम, ठीक है। चलो बाकी देखो लिखा है उप समुच्चयों की संख्या, ठीक है, कि अगर कोई समुच्चय ए होगा तो समुच्चय ए में उसके कितने उप समुच्चय बनेंगे, तो बनेंगे 2 के पावर m या फिर 2 के पावर n कह दो। और अगर हम लोग बात करेंगे उचित उप समुच्चय की तो घट जाएगा। जैसे देखो अगर ये एक सेट है ना, एक सेट ए है ये बी है, तो हम लोग इसके कितने उप समुच्चय बना सकते हैं। बोलेंगे सर जी इसमें कितने एलिमेंट है, बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। क्या बोलोगे, बोलोगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में कितने एलिमेंट है, सर जी सेट ए में 2 एलिमेंट है ना। क्या है, सेट ए में 2 एलिमेंट है, तो इसके कितने उप समुच्चय होंगे, कितने उप समुच्चय होंगे, उप समुच्चयों की संख्या। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, उप समुच्चयों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी सर जी 2 के पावर m, m का मतलब वैल्यू, 2 के पावर 2 इक्वल टू कितना आएगा 4, यह आ जाएगा 4, ठीक है। ऐसे एकदम आराम से, क्लियर है ना। चलो बताए कौन कौन बनेगा। देखो एक तो बनेगा 5, एक तो बनेगा 5, और पहले ए से बनाएंगे,
ए से बनेगा एक उपसमुच्चय, फिर बी से बनेगा एक उपसमुच्चय, फिर ए और बी को मिला के बनेगा एक उपसमुच्चय। कुल 4 बनेगा, देख लो गिनती का, है कि नहीं। चलो, और इन चारों में ये 3 क्या होंगे, ये होंगे उचित उपसमुच्चय। तो अगर हमें उचित उपसमुच्चय की संख्या निकालनी होगी तो जितने उपसमुच्चय आते हैं उसमें से एक कम कर देंगे। चलो, बाकी इसका कितना है, देखो 3 है। अगर सेट ए लिखोगे तो ये 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कितने एलिमेंट है सर जी, इसमें एलिमेंट होंगे 3। तो इसके कितने बनेंगे उपसमुच्चय, तो बोलेंगे 2 के पावर m, मतलब कि 2 के पावर 3 इक्वल टू कितना 8, कुल 8 बनेंगे। और अभी बनाए थे, सिखाए हैं बी वाले का ना। चलो, देखो लिखा है ना, उचित उपसमुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला 2 के पावर m माइनस में 1, ये फॉर्मूला है बस। देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पक्का करना। चलो करो, देखो बोला है कि यदि ए में इतने हैं तो बताओ इसके कितने उपसमुच्चय होंगे। बताओ ए में कितने एलिमेंट है, देखो जो ए है, ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है। तो उपसमुच्चय कितने होंगे, उपसमुच्चय होंगे 2 के पावर 5, मतलब कि 32, 2 के पावर 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 आएगा ना, 32 हो जाएगा। उपसमुच्चय पूछा है, उपसमुच्चय। और अगर ये पूछ दे उचित उपसमुच्चय, अगर पूछ दे बताओ कितने उचित उपसमुच्चय होंगे, उचित उपसमुच्चयों की संख्या, तो क्या बोलेंगे सर जी, जितने उपसमुच्चय होते हैं, है ना, जितने उपसमुच्चय होते हैं, जितने उपसमुच्चय होते हैं उससे एक कम, बस एक कम कर देना, ठीक है। देखो कितने एलिमेंट है सर जी, 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, तो 2 के पावर 5 कर दोगे और उसमें से एक घटा देना, ठीक है। कितना हो जाएगा, 32 माइनस 1 कितना आएगा, 31, आंसर आएगा 31। भूलना मत, आंसर आएगा 31, क्लियर है, आंसर आएगा 31, ठीक है। चलो अब देखो लिखा है घात समुच्चय, घात समुच्चय कर सकते हो, घात समुच्चय। देखो घात समुच्चय मतलब होता है ना कि अगर कोई भी सेट ए है ना, किसी भी सेट ए के उप समुच्चयों के संग्रह को हम लोग कहते हैं ए का घात समुच्चय। इसे दिखाते हैं पी ए से, पी ए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है, ऐसे, है ना। जैसे मान लो एक सेट ए लिए, देखो जैसे ये एक सेट ए लिए, ये 1 2 3 लिए, है ना, तो इसके जितने सारे उप समुच्चय बनेंगे, ठीक है, इसके जितने सारे उप समुच्चय बनेंगे उसको ही तुम्हें लिखना है ऐसे सेट के अंदर कि सर जी पहला तो 5 हो जाएगा, ठीक है, दूसरा ऐसे जितने इसके उप समुच्चय बनेंगे, सेट ए है ना, इस सेट ए के जितने सारे उप समुच्चय बनेंगे उसको लिखो एक समुच्चय के अंदर, वही कहलाएगा घात समुच्चय। देखो लिखा है ना, समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। इसे पी ए से निरूपित करते हैं, पी ए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है, ऐसे, ठीक है। मतलब इसके जितने सारे उप समुच्चय बनेंगे सारे उप समुच्चय को लिख दो। सारे उप समुच्चय को लिख देना है, ऐसे आराम से। दिख नहीं रहा ना कलर कैसा हो गया है एकदम।
चलो अब दिखेगा, ठीक है। चलो बाकी देखो लिखा है पी ए के कितने अवयव होंगे बताओ। देखो ए में कितने एलिमेंट है 5, सोचो तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 0 हैं, है ना। तो इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, केवल एक, 5 का 5 बनेगा और क्या बनेगा, कितने अवयव होंगे बोलोगे पी ए में, है ना। पी ए के अवयव की संख्या, पी ए के अवयव, अवयव मतलब क्या उपसमुच्चय, अवयव की संख्या। देखो अगर निकालनी है ना, अगर तुम्हें निकालनी है पी ए के अवयव की संख्या तो बताओ ए के कितने उपसमुच्चय बनेंगे। जो ए है ना, इस ए के कितने उपसमुच्चय बनेंगे, तो बोलोगे सर जी 2 के पावर m मतलब 2 के पावर 0 मतलब कि एक बनेगा अवयव, और क्या आएगा। घात समुच्चय मतलब इसका कैठो बनेगा उपसमुच्चय, तो केवल एक, 5, आंसर आएगा 1। चलो लिखा है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। चलो भैया देखो हमको पता है सर जी सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा होता है वास्तविक संख्या, है ना, और इस वास्तविक संख्याओं के सारे के सारे होंगे उपसमुच्चय। अब उसे कैसे लिखोगे, देखो बता रहे, लिखा है अंतराल r के उपसमुच्चय के रूप में। देखो इसके उपसमुच्चय कैसे लिखोगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। देखो जैसे सपोज करना ये वास्तविक संख्या रेखा बना दिए हम लोग, है ना, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक, ठीक है। अब बात देखो ये आएगी ना, जैसे मान लो अगर ये पूरा वास्तविक संख्या है ना, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक ये पूरी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अब मान लो हम यहाँ से ले लिए 1 और ये ले लिए 2, ठीक है। अब हमें केवल 1 से 2 तक चाहिए। अगर हमें 1 से लेके 2 तक चाहिए तो इस 1 से लेके 2 तक के समुच्चय को हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि अगर तुम लिखना जाओगे तो कैसे लिखोगे, सोचो 1 लिखोगे, 1 के बाद क्या लिखोगे, 1.1, 1.01, कितना नंबर लिखोगे, सोचो लिख सकते हो, मतलब इनफाइनाइट नंबर होंगे ना जी, लिख नहीं सकते हम लोग। 1 से लेके 2 के बीच में कितने नंबर होंगे, तो इसको हम लोग समुच्चय के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिख ही नहीं पाएंगे ना, हर एक एलिमेंट को लिख ही नहीं पाएंगे, दिखाई नहीं पाएंगे, है ना। तो इस चीज को लिखने के लिए एक तरीका सिखाया गया कि अगर हमें कभी भी वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय को लिखना है तो हम लोग वहां पे यूज करेंगे बड़ा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, दो कॉन्सेप्ट। वो कैसे होगा उसको थोड़ा ध्यान देना, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जाएगा। अब इसमें करना क्या होगा, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। देखो मान लो यहाँ पे भी 1 से लेके 2 तक लेते हैं, ये 1 से लेके 2 तक, ठीक है। अगर हमको लेना होगा सर जी जो मेरा x का मान है, सोचो ऐसे, सर जी जो मेरा x का मान है ना वो 1 से 2 के बीच में है, तो खुला ब्रैकेट है। जो मेरा x का मान है ना सर जी, जो मेरा x का मान है वो 1 से लेके 2 के बीच में है, 1 और 2 के बराबर नहीं है। जो x का मान है, ठीक है, सोचो ऐसे, सर जी जो मेरा x का मान है ना वो 1 से बड़ा है और क्या है 2 से छोटा है, ठीक है। जो मेरा x का मान है वो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो इस बात को हम ऐसे लिखेंगे, बोलेंगे x बिलोंग्स टू छोटा ब्रैकेट 1। छोटा ब्रैकेट 1 का मतलब होता है ना कि जो x का मान होगा वो 1 से बड़ा होगा, कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, है ना, 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। अंत में 2 है तो मतलब 2 से छोटा होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि जो x का मान होगा सर जी वो 1 से, देखो ये 1 है ना, 1 से बड़ा होगा 2 से छोटा होगा, और यहाँ पे लगेगा छोटा ब्रैकेट, ठीक है। लेकिन अगर बाय चांस ऐसे हो सर जी कि जो मेरा x का मान है ना, मेरा x का मान 1 के बराबर से लेके 2 के बराबर तक है, ठीक है। देखो मतलब जो मेरा x का मान है, जो मेरा x का मान है, ठीक है, क्या बोलोगे, वो सर जी 1 से बड़ा और 1 के बराबर दोनों है, 1 के बराबर से लेके 1 से बड़ा
2 तक या 2 के बराबर तक है, यहां तक है, ऐसे। मतलब जो x का मान है, x का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा से लेके 2 के बराबर या 2 से छोटा तक होगा। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे x का मान सर जी 1 के बराबर है और 2 के बराबर है, और उसके बीच क्या सारा का सारा वैल्यू। तो कैसे लिखोगे, बोलोगे सर जी x बिलोंग्स टू, बोलोगे x बिलोंग्स टू, अब क्या है देखो यहाँ पे सर जी x का मान 1 के बराबर है ना, अगर x का मान 1 के बराबर है, ठीक है, तो यहाँ पे लगाओगे बड़ा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट का मतलब x का मान 1 के बराबर भी होगा, बड़ा ब्रैकेट मतलब बराबर, x का मान 1 के बराबर से लेके 2 के बराबर तक होगा, तो 2 के पास क्या लगाओगे, बड़ा ब्रैकेट, ऐसे। अगर उसके बराबर लेना है तो लगाना होगा बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। और छोटा ब्रैकेट में ये खुला हुआ गोला, बड़ा ब्रैकेट में बंद गोला, ऐसे, ठीक है। यहीं पे मान लो कभी ऐसे आ गया, सिंपल एक ऐसे, मान लीजिए सर जी कभी ऐसे हो गया, एक तरफ खुला रहे एक तरफ बंद रहे, तब कैसे करेंगे, ऐसे मान लो कि सर जी जो x का मान है ना, x का मान 1 के बराबर तो है, ठीक है, जो मेरा x है ना, x का मान 1 के बराबर से लेके 2 तक है, लेकिन 2 के बराबर नहीं होगा, 2 के बराबर नहीं है। मतलब जो मेरा x का मान है ना सर जी, ये x का मान क्या है, 1 के बराबर या 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, 2 के बराबर नहीं है, 2 से छोटा है। क्या बोलोगे, जो x का मान है, x का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, ठीक है, 2 के बराबर नहीं है। तो कैसे लिखोगे, बोलोगे x बिलोंग्स टू, अब देखो x का मान 1 के बराबर है, हमेशा इधर लिखते छोटी वैल्यू, बोलेंगे 1 के बराबर है मतलब बड़ा ब्रैकेट और 2 तक, 2 से छोटा है, 2 के बराबर नहीं है, मतलब कि ऐसे छोटा ब्रैकेट लगाओगे। छोटा ब्रैकेट मतलब होता है कि भैया इससे छोटा ही रहेगा, इसके बराबर कभी नहीं होगा, ठीक है, बराबर कभी नहीं होगा। इसे बोलोगे सर जी जो x का मान है, x का मान 1 या 1 से बड़ा है, 2 से छोटा है, मतलब x का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा से लेके 2 से छोटा तक होगा। और अगर ऐसे लिख दें कि सर जी x का मान मान लीजिए ऐसे 1, मतलब x का मान 1 के बराबर नहीं है, x का मान 1 से बड़ा है, x का मान 1 से बड़ा है और 2 के बराबर या 2 से छोटा है, लग जाएगा बड़ा ब्रैकेट। मतलब ऐसे जब बनाओगे ना, तो मान लो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ऐसे है, तो क्या बोलोगे, x का मान 1 के बराबर नहीं है, मतलब खुला हुआ गोला, और कहाँ तक है, 2 के बराबर तक है, ऐसे 2 के बराबर तक, 2 के बराबर तक। बात समझ में आई? चलो अब देखो सवाल लिखा है ना, बोला निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, समुच्चय निर्माण रूप में लिखो। लिखा है -3 से 0, अब देखो बस यही सब है ना, इन लोगों को करना है हमको, क्या लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। कैसे लिखोगे, सिंपल देखो, बोलोगे सर जी ये क्या समुच्चय है, अब इस समुच्चय को लिखना है हमें समुच्चय निर्माण रूप में। अब तुमको पता है ना ये वास्तविक संख्या है ना, तो क्या बोलोगे, बोलोगे सर जी x सच दैट, x क्या है सर जी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है कि नहीं, बोलोगे x सच दैट सर जी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x क्या है, x वास्तविक संख्या है, जहां पे जो x का मान होगा क्या होगा, देखो छोटा ब्रैकेट है, मतलब कि जो x का मान होगा ना, x का मान -3 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि छोटा ब्रैकेट है बराबर नहीं आएगा। यहाँ पे क्या बोलोगे, बोलोगे सर जी, बोलेंगे x सच दैट x क्या है, रियल नंबर है, और जहां
जहाँ पे जो x का मान होगा ना, देखो लिखा है 6 से 12, बड़ा ब्रैकेट है। बड़ा ब्रैकेट का मतलब जो x का मान होगा ना वो 6 के बराबर या 6 से बड़ा होगा, और 12 के बराबर या 12 से छोटा होगा। ऐसे ब से बड़ा, ब से बराबर, ब से बड़ा ब्रैकेट है कि नहीं। तो जैसे यहाँ बोलोगे तो बोलोगे सर जी x सच दैट x क्या है, x वास्तविक संख्या है, और जहाँ पे सर जी जो x का मान होगा ना, क्या बोलोगे, जो सर जी x का मान होगा वो 6 से बड़ा होगा, है कि नहीं। 6 के बराबर तो नहीं होगा, 6 से बड़ा होगा। बोलोगे x का मान 6 से बड़ा होगा, और 12 के बराबर या क्या होगा, 12 से छोटा होगा। ऐसे सिंपल लग रहा है, आसान है ना। यहाँ क्या बोलोगे, सोचो जो x का मान होगा कहाँ तक होगा, बड़ा ब्रैकेट है, मतलब x का मान क्या होगा, माइनस में 23 के बराबर या उससे बड़ा होगा। बड़ा ब्रैकेट है, अगर बड़ा ब्रैकेट है मतलब जो x का मान है, x का मान -23 के बराबर या उससे बड़ा होगा, और क्या होगा, 5 से छोटा होगा। ठीक है, ऐसे। चलो ये देखो, अब इसको लिखना है हमको रोस्टर फॉर्म में, अंतराल में लिखना है। लिख दें, देखो लिखा है भैया x है, x क्या है सर जी, x रियल नंबर है, ठीक है। क्योंकि देखो x रियल नंबर है तो इसको लिखना पड़ेगा हमको छोटे ब्रैकेट में, या फिर लिखना पड़ेगा बड़े ब्रैकेट में, है ना। बोला क्या है कि जो x का मान है सर जी, जो x का मान है वो -4 से बड़ा और 6 के बराबर, 6 से छोटा है, मतलब -4 से लेके 6 तक जाएगा। क्या लिखा है, 6 के बराबर है। अगर 6 के बराबर है तो यहाँ लगाओगे बड़ा ब्रैकेट और यहाँ पे छोटा ब्रैकेट, बस हो गया। x बिलोंग्स टू कि x का मान -4 से लेके 6 तक है। ये देखो बोलोगे इधर -12 से लेके -10 तक जाएगा, बराबर का चिन्ह नहीं है मतलब कि छोटा ब्रैकेट, बराबर का चिन्ह नहीं है मतलब कि छोटा ब्रैकेट, बस हो गया, आसान है एकदम। चलो तो बाकी कर लेना सब लोग। अब देखो हमको ये पढ़ना है समुच्चयों पर संक्रियाएं। उसमें देखो सबसे पहला आता है समुच्चयों का सम्मिलन। सम्मिलन का मतलब होता है भैया सबको एक साथ मिला दो, उनका कर दो मिलन ठीक है, कर दो मिलन, बनाओ जोड़ी है ना। देखो जैसे अगर हमारे पास एक सेट A है एक सेट B है, हमको निकालना है A यूनियन B, है ना। तो A यूनियन B कितना आएगा, तो हम A को और B को जोड़ेंगे, ठीक है, A को और B को जोड़ेंगे, पूरा मिला दो, इस A के एलिमेंट को और इस B के एलिमेंट को टोटल ऐड कर दो। जब हम लोग A के एलिमेंट को और B के एलिमेंट को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 4 6 8 है, 6 8 10 12 है, हमको पता है। देखो ये 6 8 दोनों में कॉमन है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको 6 8 को 2 बार नहीं लिखना है, बोलेंगे अगर इन सबको मिक्स कर देंगे तो बन जाएगा सर जी 2 4 6 8 10 12, ऐसे आराम से बन जाएगा, काम खत्म। ओके क्लियर। चलो अब बताओ इसका क्या आएगा। अगर हम बोलेंगे बताओ A यूनियन B, दोनों का सम्मिलन क्या होगा, A यूनियन B का मान कितना आएगा ये बताना है जल्दी से। तो इसमें सर जी A B C है, इसमें A E I O U है, सबको प्लस करो, दोनों में A कॉमन है तो रहने दो, ये A B C हो जाएगा और I E O U हो जाएगा आराम से। चलो आगे देखते हैं। बाकी देखो सम्मिलन की संक्रिया दी गई है, कुछ गुणधर्म है जो सबको याद रखने, ये भूलना नहीं सबको, ये पूरा फॉर्मूला है बढ़िया से, ठीक है। चलो अब देखो आता है सर्वनिष्ठ। इसमें क्या करते हैं, मतलब होता है उभयनिष्ठ, मतलब कि कॉमन, ठीक है। क्या बोलोगे, कॉमन। अगर मेरे पास दो सेट A और B दिए गए हैं तो A और B में जो एलिमेंट कॉमन होंगे उन्हें बोलेंगे उनका सर्वनिष्ठ। जैसे अगर हमारे पास समुच्चय A है और ये समुच्चय B है ना, तो इन दोनों में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन है, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में क्या उभयनिष्ठ है। कोई ऐसा एलिमेंट दिख रहा है, ऐसा एलिमेंट
जो ए में और बी में दोनों में उभयनिष्ठ हो। सर जी 6 8 6 8, तो कितना हो जाएगा 6 और 8, दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा ऐसे। ठीक है, जैसे देखो अगर ये है ना 3 7 5 9 है और ये है, तो ए में और बी में ऐसा कौन एलिमेंट है जो कि कॉमन है? कॉमन देखो कुछ दिख रहा है, 7 9 11, 7 9 11 हमको दिख रहा है ना, दोनों में कॉमन। उभयनिष्ठ का मतलब ऐसा एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, ये कहलाएगा उभयनिष्ठ। बस बात खत्म, है ना, आसान सवाल। और इसके कुछ गुणधर्म हैं जो सबको एकदम याद रखना है, भूलने नहीं किसी को। चलो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें देखो अक्सर लोग गलती करते हैं, इसको हम समझा रहे समझना। ठीक है, देखो लिखा है समुच्चय ए और बी का अंतर क्या होता है? उन अवयवों का समुच्चय जो ए में है किंतु बी में नहीं है। इसे हम ए माइनस बी से दिखाते हैं। देखो दो चीज अलग अलग होती है, हम करके दिखा रहे हैं। देखो एक लिखा है ए माइनस बी, एक लिखा है बी माइनस ए, दोनों को समझना, पढ़ना ऐसे। देखो अगर लिखे हम लोग ए माइनस बी, हम जैसे बोलेंगे एकदम सेम वैसे बोलना। ठीक है, देखो ए माइनस बी का मतलब ए का वो एलिमेंट, बोलो ऐसे, ए का वो एलिमेंट जो बी में ना हो। क्या बोलोगे? ए का वो एलिमेंट जो बी में ना हो। ठीक है, देखो 3 है, 3 इसमें है नहीं, 3 हो जाएगा। 7 है नहीं है, 5 नहीं है तो 5 हो जाएगा। क्या बोलोगे? सुनो फिर से बोलोगे, ए का, बोलो ए का वो एलिमेंट जो बी में ना हो। तो 3 नहीं है, 5 नहीं है, बस 3 और 5, है ना, ऐसे। अगर बोलेंगे बी माइनस ए, इसका मतलब क्या बोलोगे? देखो बोलोगे सर जी बी का, क्या बोलोगे? बी का वो एलिमेंट जो ए में ना हो, बी का वो एलिमेंट जो ए में ना हो। तो 7 तो है, 9 भी है, 11 भी है, 13 नहीं है, हाँ 13 आंसर आएगा 13। ऐसे छाटना है, जैसे बोले हैं वैसे बोलोगे, उसको सोचोगे, लगाओगे, तब जाके होगा। चलो एक और करें, आ जाओ। देखो फिर से a माइनस बी का मतलब क्या बोलोगे? सिंपल, देखो बोलोगे a का, क्या बोलोगे? a का वो एलिमेंट जो b में ना हो। क्या बोलोगे? a का वो एलिमेंट जो b में ना हो। देखो 2 है इसमें नहीं, तो 2, 4 है, 6 नहीं है, 6 हो जाएगा, 8 है, 10 नहीं है, ऐसे ऐसे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो ये बताओ ये कितना आएगा फटाक से। देखो लिखा है b माइनस ए, b माइनस ए मतलब b का वो एलिमेंट जो a में ना हो। क्या बोलोगे? b माइनस ए, है ना, b माइनस ए का मतलब b का वो एलिमेंट जो a में ना हो। ठीक है, b माइनस ए का मतलब b का वो एलिमेंट जो a में ना हो। 4 है, 8 है, 12 नहीं है, 16 भी नहीं है, ऐसे। ठीक है जी, चलो तो अंतर निकाल लोगे। अब आता है पूरक मतलब होता है जो बच जाता है उल्टा उसका, है ना, समुच्चय का पूरक।
देखो समुच्चय का पूरक निकालने के लिए हमको एक सेट ए चाहिए और एक सेट ए के सापेक्ष उसका चाहिए सार्वत्रिक समुच्चय, जिससे कि हम कंपेयर कर पाए। जैसे देखो बता रहे सिंपल सी, देखो जैसे देखो u लिखा है, इतना लिखा है, और a में कितना है, a b c है ना, तो इसका पूरक समुच्चय क्या होगा? पूरक समुच्चय मतलब होता है भैया, देखो u माइनस में a है ना, u माइनस a मतलब होता है कि u का वो एलिमेंट जो कि a में ना हो। जैसे देखो a है, a में क्या है, a में a b c है, तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जो बच गए? तब लिखा है ना, देखो लिखा है u माइनस a है ना, तो u माइनस a का मतलब u का वो एलिमेंट जो a में ना हो। देखो तो a b c ये तो है, तो क्या बच गया? ये बच जाएगा ना, तो यही d e f g h, ये ऐसे, ठीक है। एक और करके देखते हैं, आ जाओ, बताओ इसका आंसर क्या आएगा? a डैश का मान जल्दी से, इसमें a डैश का मान कितना आएगा? a डैश u का वो एलिमेंट जो a में ना हो। देखो जैसे ये 3 है, तो 3 तो है ना, 5 है तो 5 भी है, 7 है तो 7 भी है। एक बोलो, चलो अब देखो आता है वेन आरेख। वेन आरेख सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेन आरेख, देखो वेन आरेख क्या करते हैं हम भैया, हम लोग बस रंगते हैं, गोला रंगते हैं, गोला। ये एक थे मैथमेटिशियन, उन्हीं के नाम पढ़ा है वेन आरेख, उनका नाम था वेन। देखो जैसे ये लिखा है ना, इसमें क्या करना है हमको? अच्छा पूछा है कि बताओ बी ए का उपसमुच्चय है, तो है कि नहीं बताओ? ये बात सत्य के सत्य है। पूछा है बी जो है ना, बी ए का उपसमुच्चय है कि नहीं, ये बताना है। तो बी ए का उपसमुच्चय है, हाँ सर जी है, ये सत्य है ना, ये सत्य हो जाएगा, ठीक है, ये होगा सत्य। चलो अब देखो यही तुम्हारा वेन डायग्राम है, रंगते हैं वेन डायग्राम को, फटाफट आ जाओ। देखो सोचो अगर हमें वेन डायग्राम है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। देखो अगर मान लो मेरे पास एक सेट ए है, ठीक है, और एक सेट बी है, ये मेरे पास दो सेट है ए और बी, है ना, ये मेरे पास सेट ए हो गया, ये मेरे पास सेट बी हो गया, ठीक है। अगर हमको ए यूनियन बी को रंगना है, ठीक है, अगर हमें ए यूनियन बी करना है तो कितना होगा? देखो मतलब ए और बी दोनों मिला के रंग दो बस, सर जी ए यूनियन बी पूरा, और क्या, ए यूनियन बी मतलब पूरा आ जाएगा, ये कहलाएगा तुम्हारा ए यूनियन बी, ए और बी पूरा, है ना, उनका सम्मिलन। और अगर इसी में भैया अगर ऐसा दे दिया जाए कि ए यूनियन बी का डैश, हमें क्या रखना है, हमको रखना है ए यूनियन बी का डैश, तब क्या रंगेंगे? तब क्या रंगेंगे? मान लो एक सेट ए हो गया, ये एक सेट बी हो गया, ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया। अब क्या बोला है, ध्यान से देखना, अब बोला है कि हमको ए यूनियन बी का डैश रंगना है। तो देखो ए यूनियन बी मिला के पूरा होगा, डैश मतलब उसके बाहर का रंगना है, उसके बाहर का, तो उसके बाहर का रंगना होगा। डैश मतलब उसके बाहर, उसको बोलते हैं बार, मतलब ए यूनियन बी मतलब उसके बाहर का, तो उसके बाहर का रंगोगे।
ऐसे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उसके बाहर का देखो, लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन रंगो, ए इंटरसेक्शन बी। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ऐसा कौन सा पार्ट है जो ए में और बी में दोनों में कॉमन है? ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि ए में और बी में कॉमन है? तो ये वाला पार्ट है ना, ए का और बी का कॉमन पार्ट ये, और डैश का मतलब क्या? उसको बाहर वाला, बस। चलो हाँ, ये रंगो, ये सबसे अच्छा है। आ जाओ, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझ गए तो हो गया। देखो, एक सेट ए हो गया, एक सेट बी हो गया, ध्यान देना, ठीक है? ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है। अब ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है? देखो, लिखा है ए माइनस बी। इसका मतलब क्या होता है जानते हो? ए माइनस बी का मतलब ए का वो एलिमेंट जो बी में ना हो। देखो, अगर ये सेट ए है, ठीक है, तो ये तो कॉमन मिल गया। हमें क्या रखना है? ए का वो एलिमेंट जो बी में ना हो, ये होगा कि नहीं? ए का वो एलिमेंट जो कि बी में ना हो, ऐसे। और इसको ही क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सर जी, अगर हम लोग ए में से ए इंटरसेक्शन बी घटाएंगे तो वही आएगा, ए में से उसका इंटरसेक्शन घटा दो, फिलहाल जाने दो, उसको भी छोड़ दो, यहां तक समझो बस, और क्या। इस तरह बी माइनस ए भी हो जाएगा आराम से, है कि नहीं? देखो, ये डी मॉर्गन नियम है, इसको प्रूफ नहीं करना है, बस डी मॉर्गन नियम है, दो ठो, ये तुम्हें याद रखना है, एक ये है ना, कि ए यूनियन बी का डैश होगा तो ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। अगर इंटरसेक्शन का होल डैश होगा तो ए डैश यूनियन बी डैश हो जाएगा। ये दो नियम है, इन दो नियम को सबको एकदम याद रखना है, भूलना नहीं है, इन दो नियम को याद रखना है, ठीक है जी। चलो, बाकी देखो, इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो सबको याद रखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सर जी हम लोग जानते हैं कि ए है ना, ऐसे रखना कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी बराबर एन ए, ठीक है, प्लस में कितना एन बी, माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। बस इसका प्रूफ देखो करवाए होंगे, देख सकते हो लेक्चर में ना, बाकी अभी इसका हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए बस लिखना है सूत्र और इस पर लगाना है सवाल, ठीक है। एक सवाल करके दिखा रहे, ध्यान से देखना। देखो, जैसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि भैया देखो, इसके यूनियन में ना, इसके यूनियन में कुल 50 एलिमेंट है ना, और x में जो x है, x में कुल 28 एलिमेंट है। बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x। और y में कितने एलिमेंट है? सर y में एलिमेंट कितने हैं? 32। बस ऐसे लिख देने हैं, सिंपल। बस सबका तुम्हें एलिमेंट लिखना है और लिखना है सूत्र। सूत्र क्या होगा सर जी? सूत्र होता है यूनियन बराबर x में कितना एलिमेंट है प्लस y में कितना एलिमेंट है माइनस में कितना, उनके इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट है। बस यही काम करोगे, आ जाएगा आंसर, और कुछ नहीं करना है। बस सबकी वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, जो आंसर आएगा आ जाएगा फटाफट। यूनियन कितना दे दिया है? 50। ये कितना दे दिया है? 28। ये कितना दे दिया है? 32। ये कितना है? एन एक्स इंटरसेक्शन वाई दे दिया है। इसको सेट कर दोगे तो हो जाएगा एन एक्स इंटरसेक्शन वाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, है ना, माइनस में कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? एक्स इंटरसेक्शन वाई का मान आएगा 10। बस बात खत्म। ऐसे बस लिखना है सबकी वैल्यू और रखना है फॉर्मूले पे, आ जाएगा मान, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल है। ठीक, चलो एक ये करके दिखाओगे? बताओ। बोला है कि एस और टी दो ऐसे समुच्चय है एस में, ठीक है, बताओ जो एस है ना, ये करके दिखाओ जल्दी से फटाक से। जो एस है, एस में 21 एलिमेंट है, ठीक है। जो टी है ना, इस टी में 32 एलिमेंट है, और इसके इंटरसेक्शन में, ठीक है, इसके इंटरसेक्शन में 11 एलिमेंट है। तो बता दो
इसके यूनियन में कितने एलिमेंट आएंगे, जो एस है ना, एस यूनियन टी में टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, ये सबको कमेंट करके बताना है। बताओ जल्दी से कितने एलिमेंट होंगे। तो बोलेंगे सर जी क्या एस में एलिमेंट प्लस कितना टी में एलिमेंट माइनस में कितना एस इंटरसेक्शन टी। बस सबका मान रख के सॉल्व कर लो फटाफट, रख दें। कितना हो जाएगा, एस में 21 प्लस 32 माइनस में कितना 11। सॉल्व करो बताओ कितना आएगा, घटेगा कितना घट जाएगा, 10 बचेगा हो जाएगा 42। आंसर कितना आएगा 42। ठीक है, आंसर आएगा 42। चलो अब एक क्वेश्चन दे रहे होमवर्क जो सबको बताना है। चलो ये क्वेश्चन करके दिखा दो तो समझ जाएंगे सबको आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है और ये सब लोग सॉल्व करके भेजोगे डाउट नंबर पे, है ना, सॉल्व करके जो लोग पहले से जुड़े होंगे भेजेंगे। और इसका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट। ये सबसे खतरनाक सवाल है इस चैप्टर का सबसे खतरनाक सवाल है। अगर ये सवाल कर लोगे तो मतलब कि तुम्हें सारे क्वेश्चन आ गए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलो तो बस आज के लिए इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को टाटा, और मिलते फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो उम्मीद करेंगे सब लोग अच्छे से रिवाइज करोगे बढ़िया से। देखो इसका पीडीएफ हम एप्लीकेशन पर दे देंगे, तो एप्लीकेशन से इसका पीडीएफ लेके क्या करना है, हमें इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को पढ़ना है और उस पर क्वेश्चन लगाना। कुछ हम करवाए हैं और कुछ अपने से भी करना है। ठीक है, बुक खोल के बुक के प्रश्नावली के कुछ सवाल खुद से भी लगाने हैं। सवाल लगाना, जो सवाल बन जाएगा बना लेना, जो नहीं बनेगा उसे व्हाट्सअप करके पूछ लेना एग्जाम से पहले, एग्जाम बाद नहीं। ठीक, क्लियर है। चलो तो सब लोग इस तरह हमारे जस्ट लाइक कलुआ आज टोपी पहन के आया है ना, स्मार्ट बन के नहा धो के मस्त। तो बस हंसते रहो मुस्कुराते रहो और क्या, मिलते हैं लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो बाय बाय सभी को।